सो हे फ्रेंड्स, दिस इज शुभम कुमार और आज हम बात करेंगे क्लास 10th और क्लास 12th कैसे अपने टर्म 1 के लिए जो 2021-2022 सीबीएसई का रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा या सीबीएसई के एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें पता है कि जो सीबीएसई के हिसाब से जो नया पैटर्न है कि दो टर्म्स में एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो होगा वो नवंबर दिसंबर में देखने को मिलेगा आपको, और जो सेकेंड टर्म होगा वो मार्च से अप्रैल के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होगा उसमें एमसीक्यू टाइप होंगे और 90 मिनट्स में आपको वो कवर करने होंगे। सेम जो टर्म 2 होगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा और 2 आवर्स में उसको आपको कवर करना होगा, या जो आपको टाइम गिवन होगा वो 2 आवर्स का होगा। ठीक है, ये हमने ओवरव्यू ले लिया। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि 50% सिलेबस आपका इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, जो रेस्ट आपका 50% बचेगा वो आपका फिर टर्म 2 में पूछा जाएगा। ओके, ये चीज तो हमें क्लियर हो गई। बट अगर जो हम यहाँ पर ये चीज देखें कि अभी कौन सा मंथ है, अगस्त। ठीक है, तो अगस्त से नवंबर के बीच ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का गैप है। ठीक है, और हो सकता है कि आपने जो टर्म 1 का सिलेबस है उसका 50% आपने कवर भी कर लिया हो, लेकिन यहाँ पर अगर जो हम देखा जाए दिसंबर और मार्च के बीच में सिर्फ 2 ही मंथ का गैप है, जनवरी और फेब। ठीक है, मतलब रेस्ट ऑफ द आपको जो 50% है वो आपको ज्यादा मुश्किल हो जाएगा 50% कवर करने के लिए सिर्फ 2 महीनों में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 70 to 75% सिलेबस जो है हमें कवर करना होगा क्लास 12 का, वो नवंबर से पहले कंप्लीट करना होगा। एक आप ये चीज आपको अपने थोड़ा सा याद रखनी होगी कि नहीं, हमें 70 to 75% सिलेबस कवर करते हुए चलना है नवंबर से पहले, या जब हम टर्म 1 के लिए अपियर होने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमें ये चीज भी पता है कि टर्म 1 में अगर जब पेंडेमिक की सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है तो हमें पता है कि ये जो टर्म 1 के एग्जाम्स ऑफलाइन जो कंडक्ट किए जाने वाले हैं स्कूल में वो ऑनलाइन शिफ्ट कर दिए जाएंगे, और हमें पता है इसका वेटेज 40% है। ठीक है, 40% वेटेज है, और सेम टर्म 2 का भी जो वेटेज आपका 40% है। तो यहाँ का जो टर्म 1 का वेटेज होगा वो थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाएगा फिर, और यहाँ का जो टर्म 2 का वेटेज होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाएगा अगर जो ये ऑफलाइन कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि जब मार्च और अप्रैल का टाइम हो तभी पेंडेमिक की सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल हो जाए और लॉकडाउन वाली सिचुएशन हो तो आप ये भी ऑफलाइन नहीं दे पा रहे हो। ओके, वो अलग सिचुएशन है, अलग सिनेरियो, उसके हम बारे में बाद में बात करेंगे। जो बाकी आपका 20% बचा हुआ है वो आपके जो इंटरनल असेसमेंट्स होंगे, जो प्रैक्टिकल्स होंगे या जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनके बेसिस के ऊपर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, ये हमने एक सिंपल सा सिनेरियो समझ लिया है। ठीक है, ओवरव्यू ले लिया है। ओके, ये चीज हमें क्लियर है। बट यहाँ पर दो चीजें चेंज हुई है। देखो, जो सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्लास 12th में, क्लास 10th में, उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि अब उनको एक साथ मेहनत नहीं करनी होगी। अब आराम से वो डिवीजन करते करते अपना स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि सपोज हम मान लेते हैं कि सपोज आपका जो गोल है वो क्या हो सकता है, वो सपोज एनडीए हो सकता है। ठीक है, जेईई हो सकता है। ठीक है, या आपका नीट हो सकता है, या आप कह सकते हो आप हमें तो सिर्फ बोर्ड्स में स्कोर करना है। तो आपको ये चीज जरूर क्लियर होनी चाहिए अगर जो आप क्लास 12 के बच्चे हो कि आप किस चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। आप सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या बोर्ड्स प्लस साइमल्टेनियसली जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या बोर्ड्स और एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो साइमल्टेनियसली, या बोर्ड से नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, ये गोल आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, प्रिपरेशन करते टाइम या करने से पहले ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, करने से पहले ज्यादा हो क्लियर तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, उसके बाद अगर जो सपोज आप ये फिक्स कर लेते हैं चलो बोर्ड्स और जेई के लिए भाई मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो फिर रिसोर्सेज क्या क्या होने चाहिए बुक्स के? सिर्फ बोर्ड्स के लिए तो नहीं हम सफिशिएंट हो सकता है कि हम बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर ले, वही सेम जेई के लिए एप्लीकेबल हो जाए? नहीं, जेई के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मेहनत जरूर करनी होगी। उनके लिए फिर रिसोर्सेज क्या होने चाहिए कि बोर्ड्स भी कवर हो जाए और जेई भी कवर हो जाए। तो उसके लिए आप सबसे पहले तो देखिए, रिसोर्सेज में सबसे पहले एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी आपकी जरूर कवर होनी चाहिए, चाहे आप क्लास 10th के बच्चे हो या क्लास 12th के। ठीक है, एनसीईआरटी मस्ट है। ठीक है, क्योंकि टर्म 1 का जो पूछा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट आसानी से या हर एक लाइन क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है। देन एनसीईआरटी के बाद आप उसकी एक्सरसाइज कर सकते हो और इंटेक्स क्वेश्चन एग्जांपल्स। ठीक है, इसके साथ प्लस एग्जांपल्स जो उसके रहेंगे, एक्सरसाइज रहेगी, वो आपको कवर करना है। ठीक है, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है, फिजिक्स की भी आती है, केमिस्ट्री की भी आती है,
और मैथ्स की भी आती है। क्लास 10 के लिए मैथ्स और साइंस दोनों की आती है, ठीक है। और इवन आई थिंक बायो की भी आती होगी एनसीईआरटी एग्जाम पर। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए इतना तो आपका प्रिपेयर हो जाता है बोर्ड्स के लिए, सफिशिएंट होता है अगर जो आप अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं, उसमें एमसीक्यू भी आपको काफी अच्छे से देखने को मिल जाता है। आपको एक एक्स्ट्रा चीज और ऐड करनी है बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए, प्लस कोई भी और सवाल के ले सकते हो आप, ठीक है, सैम्पल पेपर्स ले सकते हो। अब आते हैं हम थोड़ा सा कि जेई के लिए भी फोकस करें, कि जेई के लिए भी फोकस करें हम, ठीक है, और बोर्ड्स के लिए भी वो कॉन्ट्रीब्यूट कर दें तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। ध्यान से सुनना, एचसीवी सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स करने हैं आपको, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 1 और 2 दोनों ही करने हैं आपको। अगर जो आप इनको आसानी से कर पा रहे हैं, ठीक है, या 70% एक्यूरेसी होती है, ठीक है, चैप्टर वाइज करने, और फिर चैप्टर वाइज एक्यूरेसी आपको देखनी है कि 70% अगर जो एक्यूरेसी हो रही है तो इट्स वेल एंड गुड, आप काफी अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं। और 70% आपके अगर जो प्रिपेयर हो रहे हैं, इसका मतलब आप जो जेईई मेंस होगा उसमें 300 में से आप 180 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, अगर जो आपकी 70% एक्यूरेसी है। ओके, अगर जो नहीं हो पा रहे तो फिर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। वो कैसे होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, दोबारा चैप्टर रीड कर सकते हैं आप, एनसीईआरटी की हर एक लाइन के बीच में इंफॉर्मेशन छुपी होती है, तो ठीक है, रीड बिटवीन द लाइन्स, आपको ये चीज फॉलो करनी है और काफी अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो एचसीवी से आप ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर कर सकते हो, और किसी भी बड़ी बुक पे नहीं जाना है, बड़ी बुक इन द सेंस की मोटी बुक, ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस में ज्यादा हो, जैसे सपोज एसएल हो गई, प्रदीप हो गई, इन दोनों बुक पे आप ना जाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, जोश होता है स्टार्टिंग के, चलो एक चैप्टर कर लिया, काफी अच्छी बात है, दूसरा चैप्टर कर लिया, ये भी बहुत अच्छी बात है, तीसरा चैप्टर कर लिया, वो भी बहुत अच्छी बात है, बट उसके बाद क्या होता है, जोश डाउन हो जाता है, ठीक है। और 3 चैप्टर करने के बाद हम उसको दोबारा कभी उठाते भी नहीं है, उसको दोबारा नहीं उठाते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक बुक को चाहे 10 बार करें, वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ना कि 10 बुक को एक बार करने से, ठीक है। ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, आप आगे भी किसी भी चीज की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे सिविल सर्विस की करते हैं, चाहे आप ड्रॉप लेके नीट की करते हैं, या अभी भी कंटिन्यूस नीट की करते हैं, या जेई की करते हैं, तो हमेशा एक चीज जरूरी है कि एक बुक को 10 बार करना ज्यादा अच्छा होता है, ना कि 10 बुक को एक बार करने से, ठीक है। इस चीज पे फोकस करना है। तो एसएल अरोड़ा या प्रदीप ना उठाएं, लेकिन हाँ आप ये चीज जरूर कर सकते हैं कि सपोज आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक कर लिया फिजिक्स में, ठीक है, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, उसी चैप्टर के सिर्फ एमसीक्यू कर सकते हैं, और एमसीक्यू भी आपको 200-300 करने की जरूरत नहीं है, सिंपल उठाना है, 50 से 60 एमसीक्यू उठाने अच्छे से, और उनको एक्यूरेसी के साथ करना है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्वालिटी पे ध्यान देना, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है, नहीं तो आपके पास बुक्स इतनी ज्यादा हो जाएंगी और फिर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा और फिर हैंडल नहीं कर पाओगे उस चीज को, ठीक है। तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से इस चीज को समझ सकते हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट है टाइम टेबल, ठीक है। टाइम टेबल एक प्रॉपर आपका टाइम टेबल होना जरूरी है, ताकि आपको वो डेली बेसिस पे फॉलो होता रहे। देखिए हम टाइम टेबल काफी ज्यादा बनाते हैं, ठीक है, डेली, काफी बच्चों को तो ऐसा भी होता होगा, डेली टाइम टेबल चेंज होता है, डेली नया टाइम टेबल बनता है, वो चीज सही नहीं है, ठीक है। एक टाइम टेबल बनाइए, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रखिए, ठीक है। ये नहीं है कि स्टार्टिंग में बिल्कुल इतना रिजिड टाइम टेबल बना लिया कि वो फॉलो ही ना हो पाए, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रखना है टाइम टेबल को, ठीक है। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना है, और उसको ट्राई करना है कि उसको डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े अपने शेड्यूल के जो टास्क होंगे उनको कंप्लीट करते हुए चले, उससे थोड़ा सा धीरे धीरे आपका एक मोटिवेशन भी डेवलप होता रहेगा। उससे फिर आपको धीरे धीरे जब आपको 15-20 दिन हो जाए, उसके बाद आप थोड़ा सा रिजिड बना सकते हैं, थोड़ा चेंज कर सकते हैं कि हाँ अब हम ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज आपको ध्यान रखनी है, देखिए सबसे पहले होती है सिटिंग, ठीक है, सबसे पहले आपको सिटिंग की आदत डालनी होती है, सिटिंग की आदत डल गई तो फिर आ जाती है कंसिस्टेंसी, ठीक है। जब कंसिस्टेंसी आ जाती है उसके बाद आती है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी आप सीधा यहां से यहां नहीं पहुंच सकते, या सीधा बिना इस फर्स्ट स्टेप के थर्ड स्टेप पे नहीं पहुंच सकते, ये प्रोसेस ही है, आपको इस प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू करना ही होगा, ठीक है। तो सिटिंग, फिर कंसिस्टेंसी, देन कंसिस्टेंसी के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ओके। तो सेम टाइम टेबल बहुत जरूरी है, कैसे टाइम टेबल बना सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्या टाइम टेबल होना चाहिए जिसको आप फॉलो करके जेई साइमल्टेनियसली बोर्ड भी प्रिपेयर कर सकते हैं, या किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बोर्ड के साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। वापिस आते हैं अपने, ठीक है। टाइम टेबल एक होना जरूरी है जो फ्लेक्सिबल भी हो, उसको आप स्टार्टिंग में फॉलो कर पाए। देन
डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हमारे आसपास आज के टाइम में, ठीक है, पिछले 1 से 1.5 साल में ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि सभी के हाथ में फोन आ चुका है। ठीक है, पहले फोन की जरूरत नहीं थी, ठीक है, इतनी नहीं थी, बट अब फोन की जरूरत इस वजह से होती है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, डाउट्स वगैरह जो भी होते हैं वो हम सीधा फोन यूज करते हैं, यूट्यूब देखते हैं या गूगल। तो अपने आप को थोड़ा सा इस चीज में मेंटेन करके रखना होगा, थोड़ा डिसिप्लिन दिखाना होगा कि अगर जो मेरी 5 घंटे क्लास है, सुबह 7 से सपोज 12 बजे तक क्लास है, तो 7 से 12 ही रहे, उससे 1 घंटा आप बीच में यूज कर सकते हैं। ये चीज ना रहे कि इस क्लास खत्म होने के बाद आप डाउट देखने कि चलो यार ये डाउट आ रहा है, इसको मैं देख लेता हूँ, ऊपर से कहाँ से आप गूगल से खुले, गूगल से यूट्यूब में पहुंच गए, यूट्यूब से आप रिकमेंडेशन आती रहती है ऑब्वियसली, किसी के मूवी की क्लिप पे पहुंच गए, मूवी से फिर मूवी शुरू हो गई और पता ही नहीं चला कि 2 घंटे बाद कि ये कहाँ पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसका डिसिप्लिन रखिए थोड़ा सा। ठीक है, कुछ देखो चीजें छोटी छोटी होती हैं बट उनके जो इम्पैक्ट होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है, रिजल्ट उनसे ही सुधर जाएंगे। ठीक है, चीजें छोटी ही होती हैं। ओके, तो इस चीज को कंट्रोल करना है। ठीक है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? मोबाइल ही है। ओके, मोबाइल ही है, तो इस चीज को थोड़ा कंट्रोल करके चलना है। देन फाइनल पार्ट आता है हमारा रिवीजन। ठीक है, रिवीजन जरूरी है, जितनी बार आप रिवीजन कर सको उतना ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट होगी। भाई आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ने के बाद अब आपको रिवीजन की भी तो जरूरत है, बिना रिवीजन के कैसे कर पाओगे? ठीक है, क्योंकि हमारी रिटेन करने की कैपेसिटी जो होती है वो, आपने सपोज आज कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक है, 3 से 4 दिन में 10% ही याद रहेगा, क्योंकि रिटेन करने की कैपेसिटी सिर्फ 10% ही रह जाती है। तो हमें क्या करना है, अपनी मेमोरी के बार बार फीड करना होता है या मेमोराइज करते रहना होता है ताकि वो चीज रिटेन हो सके। ठीक है, रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका ये चीज होती है कि आप मेंटली रिवाइज कर लें। ठीक है, जितनी भी डेविएशंस होती है आंख बंद करके बैठ जाए, आधे घंटे के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, खुद प्रैक्टिकल मैंने भी किया ये सारी चीज कि पूरी पूरी सब्जेक्ट एसएसटी सिर्फ 2 घंटे में रिवाइज कर ली, एग्जाम से 1 दिन पहले। क्योंकि उस टाइम पे ये नहीं होता ना कि तुम अगर जो पूरा रिविजन ऐसे लेके बैठोगे ओरली, तो ऑलमोस्ट आपके 4 से 5 घंटे कहीं नहीं गए हैं, वो निकल ही जाएंगे। तो उसके आधे से भी कम टाइम में कर सकते हो अगर जो आप मेंटली रिवाइज करो, आंखें बंद करके बैठ जाओ, वो सारी इमेज आपके दिमाग के सामने या आपकी आंखों के सामने चलने लग जाती है। ठीक है, तो वो बढ़िया तरीका होता है। ये एक लास्ट स्टेप होता है जब आप लास्ट के टाइम पे रिविजन कैसे करना है। ठीक है, उससे पहले आपको क्या करना है, नोट्स की फॉर्म में जब आप नोट्स बना रहे हो, ये नोट्स को दोबारा लिख रहे हो, तब कर सकते हो। ठीक है, या जब 2 से 3 बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आप सेम चैप्टर के, तब रिवीजन होता रहेगा। तो एटलीस्ट ट्राई करना, अगर जो आपको देखिए 95% अगर जो आपको 95% प्लस अगर जो आपको स्कोर करना है तो आपको 5 से 6 बार रिवीजन की जरूरत है। ठीक है, ये मस्ट है। अगर जो आपको 90 प्लस स्कोर करना है तो आपको 4 से 5 रिवीजन में काम चल जाएगा। ठीक है, और अगर जो 80% आपको स्कोर करना है तो वो 2 से 3 बार रिवीजन में। ठीक है, रीजन क्या है कि इस कैटेगरी को भी मैंने क्यों बताया, क्योंकि देखिए सभी बच्चों का ये नहीं होता कि वो पढ़ाई में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कोई साइड हसल भी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए पढ़ाई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि वो उनको किसी और चीज में करियर बनाना है अपना। ठीक है, किसी को होता है कि नहीं हमें तो पढ़ाई में करियर बनाना है, इंजीनियर डॉक्टर बनना है, तो उनके लिए फिर ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन होती है, दोनों ही होती है। ठीक है, तो सभी को पढ़ाई वाली फील्ड में करियर बनाना नहीं होता, वो जरूरी भी नहीं है। ठीक है, अपने इंटरेस्ट को या फॉलो करना होता है, पैशन थोड़ा अलग, उसको थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है, तो पैशन इस एज में काफी कम बच्चे पहचान पाते हैं उस चीज को, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा चैप्टर को प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है रिवीजन। हमने देख लिया कि 5 से 6 बार हमें रिवीजन की जरूरत होगी ही, और ये करना है। ठीक है, अगर जो आपको अच्छा स्कोर करना है रिवीजन करना ही होगा। ठीक है, आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया बट आपने रिवीजन नहीं किया, कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, जो आपने मेहनत करी है उसका उतना बेनिफिट नहीं आ पाएगा जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं चैप्टर कैसे करना है। एक चैप्टर ले लेते हैं, सपोज मैथ्स का आपने किया डिफरेंशिएशन, ठीक है, या एओडी, कोई भी एक चैप्टर उठा सकते हैं। तो सपोज आपने डिफरेंशिएशन किया, तो डिफरेंशिएशन एनसीईआरटी से मिसलेनियस हर एक क्वेश्चन कर लिया, ओके गुड। देन आप क्या कर सकते हो, सपोज फिर उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, एमसीक्यू देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे कि बताया कोई रिफ्रेशर ले सकते हो, रिफ्रेशर या सपोज अरिहंत की या ओसवाल की कोई बुक ले सकते हो, उसमें सैम्पल पेपर्स होते हैं वो ले सकते हो, उसमें से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये मैथ्स हो गया। लेकिन सपोज आपको कोई थ्योरेटिकल चैप्टर पकड़ना है, मतलब फिजिक्स या केमिस्ट्री का पकड़ना है, सपोज आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिया, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रीड कर लिया। रीड करने के बाद सपोज आपको वो चीज समझ में तो आ रही है बट वो विजुअलाइज नहीं हो पा रही है, ठीक है, इमेजिन नहीं कर पाए, तो उसके लिए क्या किया आपने, कोई एनिमेशन की वीडियो देख ली
यूट्यूब पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे कंटेंट अवेलेबल है आज के टाइम में, ठीक है, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर दी है। तो वो वीडियो देख ली 2 से ढाई घंटे की, इतने में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। वो उससे क्या होगा, आप विजुअलाइज कर पाओगे, ठीक है। फिर दोबारा आप चैप्टर रीड कर सकते हो या क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर जो आपको लगता है कि दोबारा रीड करने की जरूरत है, अब अच्छे से ज़्यादा क्लियर हो पाएगा तो रीड कर सकते हो, नहीं तो आप सीधा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, केमिस्ट्री के लिए तो सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हो, एनसीईआरटी की थ्योरी प्लस बस आप क्या कर सकते हैं, सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो। उससे बाहर किसी की भी चीज़ की जरूरत नहीं है। ओके, तो बस इतना ही रहेगा। तो और बाकी आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए जिससे कि आप फॉलो करके एक अच्छा स्कोर, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कह सकते हैं, बोर्ड्स में स्कोर कर सकें और साइमल्टेनियसली अपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद।